हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th पार्टनरशिप की जब भी बातें आती हैं तो वहां पे एक खाते का नाम आता है जो कि एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट को होते हुए डेथ तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और उस खाते का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को इतने आसान तरीका से पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकल तो थ्योरेटिकल है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी एक भी सिंगल टुकड़ा नहीं होगा जो आपसे आसानी से नहीं बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का। मैं आपके साथ 4 हिस्सों में करके इस पार्टनरशिप अकाउंट को बताऊंगा और बहुत ही छोटे से पार्ट में, यानी कि पार्टनरशिप के इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत क्यों आती है हमारे पास। तो मान के चलो कि 2009 में आप और आपके एक दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। मानिए आप ए हैं और आपके दोस्त का नाम है बी। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया और उस समय इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदा जिस बिल्डिंग का वैल्यू उस समय 1 लाख रुपए था। और आज चल रहा है 2026। आज आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म में आप तो हैं ही, आपका पार्टनर बी भी है। अब आपको जरूरत पड़ी एक नए पार्टनर सी की। अब नया पार्टनर आएगा तो आपको भी पता है कि वो आपके फॉर्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा और साथ ही साथ आपके फॉर्म के एसेट्स में भी हिस्सा लेगा। तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट में जिस बिल्डिंग की वैल्यू 2009 में 1 लाख रुपए थी, आज उसी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 2026 ईस्वी में 17 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तो क्या अपने पार्टनर को, यानी आप अपने नए पार्टनर सी को, क्या इस पूरे 17 लाख में हिस्सा दे दोगे और कुछ मांगोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप और आपके पार्टनर ए और बी, जो दोनों पुराने पार्टनर थे, इन्होंने 1 लाख रुपए में इस बिल्डिंग को खरीदा था और इस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के 17 लाख हो चुके हैं। मतलब 16 लाख रुपए से बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया है? इंक्रीज कर चुका है। तो ये जो बढ़ा हुआ है अमाउंट है, इसमें आपका और आपके पुराने पार्टनर बी का हिस्सा बनता है। तो इसी हिस्से के लिए, इसी वैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर का, या डेथ हो किसी पार्टनर का, या पार्टनर लोग आपसी सहमति में वो लोग अगर एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में भी चेंज लाते हैं, तो वहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना जायज हो जाता है। तो ये तो आपने समझा कि अभी नीड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता की जरूरत क्या है। तो हम चलते हैं आज के इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिर इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो आपने क्लास 11th में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा होगा 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जिसके बारे में क्लास 11th में आपको बताया जाता है कि ये वो रूल्स हैं जिन रूल्स पे पूरा का पूरा अकाउंट टिका हुआ है। तो इस रूल में ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है? हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में आपको भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट हिस्से में बांटने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके डेबिट हिस्से में आता है ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, और इसके क्रेडिट साइड में आता है ऑल प्रॉफिट्स एंड ऑल इनकम। ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। मतलब कोई सा भी एक्सपेंस हो डेबिट करो, कोई सा भी लॉस हो डेबिट करो, कोई सा भी इनकम हो क्रेडिट करो, और कोई सा भी प्रॉफिट हो उसको भी हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट चूंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम जब रिवैल्यूएशन करेंगे और उस रिवैल्यूएशन के कारण हमें जो भी फायदा होगा, हमें जो भी इनकम होगा, उस सारे फायदे को, इनकम को हम कहां ले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। एंड जो भी हमारा लॉस होगा, जो भी हमारा खर्च होगा, उसको कहां पे ले जाएंगे हम? डेबिट साइड में। तो इन चीजों को आप जानकारी लेना है। तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको जल्दी से जल्दी पार्ट 3 में। स्वागत आपका थर्ड पार्ट में, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि इन 2 चीजों को जान के, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेचर में आपने देखा क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखेंगे जिनके कारण या तो हमारा कुछ लॉस हुआ है और नहीं तो हमारे खर्चे हुए हैं।
क्रेडिट साइड में हम सिर्फ उन्हीं बातों को लिखेंगे जिसके कारण या तो हमें फायदा हुआ है या तो हमारा इनकम हुआ है। तो आप देखते होंगे कि जब एसेट्स या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हमें फायदा होता है। जैसे 1 लाख का हमारा जो बिल्डिंग था वो कितने का हो गया, 17 लाख का हो गया, तो हमारे पास यहां पे कितने 16 लाख रुपए का फायदा हुआ, मतलब उसको इस फायदा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एसेट्स का वैल्यू मतलब बढ़ा तो क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर वही किसी एसेट्स का वैल्यू, मानिए किसी मशीन को हमने खरीदा होता और उस मशीन की वैल्यू 2009 ईस्वी में 1 लाख रुपए होती है और आज की डेट में उस मशीन का वैल्यू 10,000 होता, तो यहां कितने का नुकसान होता, 9 लाख का। तो यहां नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए इसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। इसीलिए मैंने बोला कि एसेट्स जब भी घटेगा तो उसको, यानी कि एसेट्स का वैल्यू जब भी डिक्रीज करेगा तो उसको कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। और एसेट्स का वैल्यू जब भी इंक्रीज करेगा तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। लेकिन जितना डिफरेंस अमाउंट है, मतलब जितने से बढ़ा है या जितने से घटा है, सिर्फ उसी को लिखते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास लायबिलिटी का। जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो लायबिलिटी या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। लायबिलिटी यानी कि कर्ज। यदि हमारा कर्ज पहले से 1 लाख रुपए है, अब अचानक से बढ़ के वो हो गया 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, तो जैसे 1 लाख से बढ़ा मतलब हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि पहले मुझे 1 लाख देना था, अब मुझे 2.5 लाख देने हैं, 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना। तो नुकसान को कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अभी कुछ देर पहले बताया। तो इसीलिए लायबिलिटी बढ़ता है तो इसको किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड में। यानी जब लायबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीज आता है, इंक्रीज होता है जब लायबिलिटी का वैल्यू, तो उसको डेबिट साइड में। लेकिन वही लायबिलिटी हमारा पहले 1 लाख का था, हमने रिवैल्यूएशन किया, अब वो लायबिलिटी 1 लाख के बदले, यानी हमें पहले 1 लाख चुकाना था, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 70,000 चुकाने, 70,000। तो ये जो 30,000 जो लायबिलिटी के वैल्यू में जो डिक्रीज हुआ है, उस डिक्रीज के कारण हमें फायदा हुआ है, क्योंकि पहले लाख रुपए देना था, अब सिर्फ 70,000 रुपए देने हैं। तो इसलिए हम लायबिलिटी का वैल्यू जब भी घटता है यानी कि डिक्रीज करता है तो उसको किस साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ध्यान रहेगा। उसके बाद आता है कुछ ऐसे एसेट्स या लायबिलिटी होता है जो कि हमारे पास मौजूद तो होता है लेकिन उसको गलती से हमने बैलेंस शीट में लिखना भूल गए होते हैं। तो यदि कुछ ऐसा एसेट्स दिखाई देता है, मतलब मेरे पास एसेट्स है लेकिन पहले से जानकारी नहीं थी, अब वैसा एसेट्स मुझे मिलता है तो खुशी होती है कि हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। तो इसीलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम किस साइड लिखते हैं, चूंकि फायदा होता है इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे दिखाई देती है, मतलब पहले से कोई कर्ज था लेकिन हमने लिखा नहीं, अचानक पता चला यार इस कर्जे का भुगतान भी करना है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है, इसलिए हम इसको किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। अब ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब लेके चलते हैं आपको सीधे फोर्थ पार्ट पे, यानी कि लास्ट पार्ट पे। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट, जहां पे हम आपको बताएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अंत में रिजल्ट क्या आता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रिजल्ट या तो प्रॉफिट में आता है नहीं तो लॉस में आता है। तो यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी जब हम बनाएंगे तो उसका अंत जो होगा या तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से होगा और नहीं तो वो रिवैल्यूएशन लॉस से होगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब होगा? अब आपने देखा क्या था थर्ड पार्ट में, जब मैं आपको बता रहा था तो आपने देखा क्या था कि डेबिट में हम सिर्फ और सिर्फ किन चीजों को लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस या लॉस को लिखते हैं। क्रेडिट में किन चीजों को लिखते हैं, तो क्रेडिट में हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को या हम प्रॉफिट को लिखते हैं। अब एक बात बताइए, हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा इनकम साइड ज्यादा और एक्सपेंस साइड कम हो जाए। वही चीज मैंने आपको बताया है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब होता है, व्हेन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब इनकम वाला साइड यदि ज्यादा है, मोर देन इससे, डेबिट साइड से। तो अगर इनकम का साइड यानी कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो हमें होता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और चूंकि ये रिवैल्यूएशन हुआ है और इसका ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है ये ओल्ड पार्टनर्स के कारण हुआ है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही वो एसेट्स या लायबिलिटी ले रखा था, तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट आता है यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसको भी हम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी को मिलेगा और उन प्रॉफिट को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। वही मैंने लिखा है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आप तो जानते होंगे कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं, करंट अकाउंट कब लिखते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में यदि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम इन चीजों को कैपिटल में भेजते हैं, और जहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं वहां पे इस बैलेंस को हम करंट अकाउंट में भेजते हैं। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो रिवैल्यूएशन लॉस कब आएगा? तो व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड किसको दर्शाता है? एक्सपेंस या लॉस को, और क्रेडिट साइड किसको दर्शाता है? इनकम को। तो यदि आपका एक्सपेंस या लॉस आपके इनकम या प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो लॉस होता है तो इसीलिए उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? उसको भी हम, चूंकि प्रॉफिट जब ओल्ड पार्टनर लेगा तो लॉस भी कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर लेंगे। और किस रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो, यानी कि उनका ओल्ड जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर एंड नीड के बारे में ही मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने कॉमर्स वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। तो लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कॉमर्स वाले के साथ हमेशा सीखते रहें।